अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अग्निपथ एकेडमी पर। तो आज आप नए टॉपिक के साथ, यानी कि पुराना जो टॉपिक हमारा था स्वर संधि यानी संधियों के बारे में हम बता रहे थे। तो संधियों में एक क्लास आपकी हो चुकी थी, दूसरी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। संधियों को हम आगे बढ़ाएंगे। संधियों के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको सब कुछ बता दिया था। जहां तक हमारा हो चुका था उससे आगे आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे। तो संधि संधि आपको मैंने बता दी थी, उसके बारे में हमने स्वर संधि के बारे में भी चर्चा की थी। स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, या फिर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, संधियों में किस किस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। संधि स्वर संधि के बारे में हमने कल बता दिया था। अब हमारा आज होगा व्यंजन संधि। तो आज डालेंगे आप व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या पढ़ेंगे आज? व्यंजन संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार बताए थे कल? हमने बताए थे आपको 5, जिसमें आपका कौन कौन सा था? जैसे कि दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद था उसके बाद गुण संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। यानी ये जो संधियां थी आपको 5 प्रकार की संधियां कराई थी। उसके बाद आपका चालू करते हैं आज व्यंजन संधि। उसके बाद क्या होगा? व्यंजन संधि के बाद बताएंगे आपको विसर्ग संधि के बारे में। किसके बारे में? विसर्ग संधि के बारे में। तो उससे पहले आपका व्यंजन संधि। बताइए व्यंजन संधि क्या होता है? यानी ये नियमों पर आधारित होता है। ये जो व्यंजन संधि के बारे में आज आपको बता रहे हैं, परिभाषा आपको मैंने पिछली क्लास में करा दी थी। यानी उसके बाद अब आप चालू करेंगे व्यंजन संधि। ये नियमों पर आधारित होती है। तो नियमों पर कैसे आधारित होती है उसी की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। आप सीखने की कोशिश करें। तो व्यंजन संधि, इसका नियम आप लिखेंगे, नियम नंबर 1 यहां लिख लीजिए। ये नियमों पर आधारित होती है। क्या लिखेंगे? ये नियमों पर आधारित होती है। अब इसमें आपका नियम नंबर 1 आता है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 बताइए। नए नियम यानी नियम नंबर 1 को हम किस रूप में लिखेंगे? इसको हम अगर आपको बताना चाहें, हमने पिछली क्लासों में भी बताया था कचट तप, यानी कचट तप के बारे में बताया था। उसी प्रकार पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कचट तप। ये नियम है, नियम से ही हम व्यंजन संधि के बारे में पता करेंगे। तो लिखिए कचट तप, कचट तप। जिस प्रकार कचट तप लिखा है उसी प्रकार गजड तप, गजड दब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गजड दब। यानी गा गमला, जा जलेबी, गजड दब। क्या लिखेंगे? यानी ये जो हमने लिखा है ये नियम है। यानी अगर हम बात करें तो गा को हम किस में परिवर्तित करेंगे, जा को हम किस में परिवर्तित करेंगे, डा को हम किस में परिवर्तित करेंगे और द को हम किस में परिवर्तित करेंगे। उसी प्रकार बा को हम किस में परिवर्तित करेंगे। अब आपको मैंने बता दिया है गजड दब, कचट तप। ये हमने नियम बताए हैं आपको। ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी नियम को आप पहचान लें। नियमों को हम जिस प्रकार बता रहे हैं उसी प्रकार आपको पता करना है। अब गजट दब जो लिखा है उसी प्रकार इसमें हम लिखेंगे जो पंचम वर्ण होते हैं, जो पिछले मैंने क्लास में कराया था पंचम वर्ण। यानी जो पंचम वर्ण में जैसे आता है हमारा अड़ा, क्या आता है?
अणा, फिर उसको लिखेंगे उआ, अणा, ये, इसके बाद लिखेंगे अणा। ये हो गए हमारे, ये हम जो बता रहे हैं इन्हीं को हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये नियम बताया आपको। तो अगला आपका जो होगा वो ना और माँ, क्या होगा, ना, माँ, ये पंचम वर्ण है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये गा का हमने क में परिवर्तन किया है, ज का च में किया है, उसी प्रकार ये जो डा है इसको हम का में परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार वहां को च में परिवर्तित करते हैं। किस में करते हैं, च में। और जो अणा है उसका भी हम ट में करेंगे, न का ता में करेंगे, और उसी प्रकार माँ का भी हम पा में परिवर्तित करेंगे। ये जो परिवर्तन आपको हम कराएंगे या फिर आपको जो दिख रहा है परिवर्तन कौन से वर्ण का कौन से वर्ण में हो रहा है, ये हमारा नियम व्यंजन संधि का है, जो व्यंजन संधि पर आधारित नियम है। उसी में जो हमने ये पंचम वर्ण बता दिए आपको, उनका हम परिवर्तित रूप देख रहे हैं, इसका इसमें होगा या इसका फिर इसमें होगा। उसी प्रकार आप कौन सा वर्ण किस में बदलता है, उदाहरण के तौर पर आप देखें, यहां लिख लें उदाहरण, क्या लिखेंगे, उदाहरण। उदाहरण में आप कौन सा वर्ड लिखेंगे, जैसे कि बागीश, जगदीश, लिखिए बागीश, जगदीश, जगदीश, बागीश, बागीश लिखिए वागीश। फिर क्या लिखेंगे, बागीश, जगदीश, अजत यानी अजत, क्या लिखेंगे, अजंत, अजंत, अब्ज, जगदम्बा, तो लिखिए अजंत, अजंत। अगला लिखेंगे जगदम्बा, जगदम्बा। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, ये हमने आपको अभी बताया है। इसमें आ रहा है बागीस, क्या आ रहा है, गीस, गा गमला आ रहा है आपका इसमें। अब हमने आपको कुछ देर पहले बताया था गा का हम परिवर्तन करेंगे का में, किस में करेंगे, का में। तो बागीस का हमारा क्या हो जाएगा, बाक धन ईस, क्या हो जाएगा, बाक, ये आधा का होगा, बाक धन ईस। मैंने आपको दोस्तों बताया है अभी, गा गमला का हमारा का में होगा परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होने के बाद ये हमारा आधा शब्द आधा वर्ड रह जाता है, तो क्या लिखेंगे, बाक, हलंत लग जाएगा, बाक, बाक ईस, तो बागीस। इसी प्रकार आपका जगदीश, तो क्या लिखेंगे, बता दिया है मैंने, गा का में होगा। तो जब परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने के बाद हम बता रहे हैं, उसी प्रकार आपका जगदीश एक उदाहरण है, इस उदाहरण का भी हम इसी प्रकार बदलाव करेंगे। तो इसे लिख लीजिए आप, जगदीश, क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी, क्या लिखेंगे, अजंत, जगदम्बा, तो जगदीश। इसी प्रकार आप जगत धन ईश, ये दादवास का बदलाव हो रहा है इसमें, दा का हमने किस में बदला है, का में, तो यहां लिख लें जगत धन ईश, क्या लिखा, जगत धन ईश। अब अजंत का हो रहा है, अजंत, अजंत, अजंत उदाहरण, अजंत में हमने बताया आपको जा जलेबी, ये क्या बना है, जा का च में होगा, तो अच धन अंत, क्या होगा, अच धन अंत, अच धन हलंत लगाएंगे, अंत। उसी प्रकार आपका एक जगदम्बा बचता है, तो जगत धन अंबा, क्या लिखेंगे, जगत धन अंबा, जगत धन अंबा। ये जो आपका उदाहरण है वो व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 के उदाहरण हैं। तो हमारा हो गया बागीश, जगदीश, अजंत, जगदम्बा, यानी बागीश को हम बदलेंगे तो बाग धन ईश, गा गमला, यहाँ पे गा को हमने का में बदला है, उसी प्रकार दा को हमने
ता में बदला है, जगत धन ईश। उसी प्रकार जगदम्बा हो गया। अब अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में हम कुछ उदाहरण और बताएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने नियम नंबर 1 के उदाहरण बताए आपको, तो लिख लीजिए नियम नंबर 2 के उदाहरण। नियम नंबर 2, आप नियमों के अनुसार व्यंजन संधि को सीखेंगे। उसी प्रकार धीरे धीरे स्वर जो विसर्ग संधि बचेगी, विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। संधि कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आप समझे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर। अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था संधि संधि कितने प्रकार की होती है, तब मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए थे उसके, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद मैंने स्वरों के रूप बता दिए थे आपको, स्वरों के 5 रूप बताए थे। 5 रूप आपके क्लियर हो चुके हैं पिछली क्लास में। अब मैं आपके व्यंजन संधि की बात कर रहा हूं। व्यंजन संधि ये नियमों पर आधारित होती है, और इसका पहला नियम मैंने उदाहरण सहित बता दिया है आपको। अगला आपका नियम नंबर 2, तो क्या डालेंगे? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, ये अभी मैंने जैसे गा को का में बदला था, ज को च में बदला था, उसी प्रकार अब ये जो पंचम वर्ण होते हैं, ये वाली जो सीरीज है, ये पंचम वर्ण ये जो है, इसको हम कैसे बदलेंगे? तो जैसे कि अब उदाहरण अगर हम लिखें, जैसे पहला उदाहरण है हमारा द्विज व्यंजन। अब जैसे द्विज व्यंजन के बारे में अगर बात करें तो द्विज व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो द्विज व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो लिख लीजिए। जैसे आप लिखते हैं ला, यानी आधा ला और पूरा ला, क्या लिखते हैं? ला। उसी प्रकार त, कौन सा ता? ता और एक और ता, ये हम द्विज व्यंजन यहां लिख लें, द्विज व्यंजन। क्या लिखेंगे? द्विज व्यंजन। ये हम द्विज व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं, नियम नंबर 2। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो इसको हम किस में बदलेंगे? ता को हम किस में बदलेंगे? और ड प्लस ड, यानी हलंत वाला और ड। तो ये इनको हम जब बदलेंगे तो इनको किस में बदलते हैं? इनको ता में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? हलंत वाला ता, आधा ता, इसको भी हम ता में बदलेंगे, और ये वाला भी ता में बदल जाएगा। अब इसका जो उदाहरण होगा, जैसे कि उदाहरण हम लिख सकते हैं उल्लेख। क्या लिखेंगे? उल्लेख। भाई उदाहरण के हिसाब से ही तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो हमारा द्विज व्यंजन है, हम जो द्विज व्यंजनों के बारे में बता रहे हैं, इसमें जो कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि ला, आधा ला और पूरा ला, त, उसको हम किस में बदल सकते हैं? ता में बदल सकते हैं, यानी हलंत लगा है। हलंत का मतलब जैसे कि आधा हो जाता है वर्ड। अब उसी प्रकार इसके उदाहरण, जैसे कि एक हो गया आपका उल्लेख, यानी क्या हो गया? उल्लेख। दूसरा क्या आप बोल सकते हैं? दूसरा जगन्नाथ। एक लिखें उल्लेख, फिर दूसरा लिखेंगे जगन्नाथ, जगन्नाथ। अब आप देखिए उल्लेख में आपको क्या, किसकी ध्वनि निकल रही है? उल्लेख, यानी आधा ला और ये ला, जो मैंने ये वाला वर्ड लिखा है, ये जो शब्द लिखा है, यानी ला। तो उसमें से जगह इसकी हम विच्छेद करेंगे, अगर संधि करेंगे तो क्या निकलेगा? आधा ता। तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात करें उल्लेख में, तो लिख सकते हैं उत्धन उत। ये उत क्यों है? क्योंकि हमने आधा ला को हमने ता में तोड़ा है। किस में तोड़ा है? ता में। तो उत धन लेख, क्या हो गया? उत धन लेख। उसी प्रकार जगन्नाथ, जगत धन नाथ। ये हमारे द्विज व्यंजनों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? द्विज व्यंजनों के। एक और लिख लीजिए उच्चारण। क्या लिखेंगे?
उच्चारण। उच्चारण का क्या होगा? उत्धन चारण। उत्धन चारण। इसमें अभी ये वाला लगेगा उच्चारण, इसका जो ये बदला था उत, लिखिए उत्धन। उत्धन चारण, क्या लिखेंगे? उत्धन चारण। ये द्वय व्यंजन हो गए आपके, जो नियम नंबर 2 में हम बता रहे थे। अगला आपका नियम स्टार्ट करेंगे, नियम नंबर 3। 3 नियम क्या बता रहा है इसके बारे में? पहले आपको नियम नंबर 2 में क्लियर कर दिया आपको। अब आपको हम लेके चलते हैं नियम नंबर 3 के बारे में, जो आपका व्यंजन संधि का तीसरा नियम होगा। क्या होगा? तीसरा नियम। उसको हम बोल सकते हैं द्विज व्यंजन की जगह अंग नियम लिखिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नियम नंबर 3 क्या हो गया? नियम नंबर 3 उदाहरण क्या होगा? जैसे संयम, क्या हो गया? संयम। संयम पे अंग की बिंदी आ रही है, सापेक्ष संयम। उसी प्रकार अहंकार, क्या होगा? उदाहरण। उदाहरण संयम। संयम। अहंकार। अहंकार। ये अंग की जो बिंदी है, यानी अंग की बिंदी को अगर हम बात करें तो अंग की बिंदी को हम किस में बदलेंगे बताइए? अंग को हम म में बदलते हैं। म में हलंत लगता है, यानी यहाँ पे हम लिखें तो अंग। अंग की बिंदी, इसको हम म में बदलेंगे इसमें। तो बताइए संयम। संयम उदाहरण में अगर इसका विच्छेद करें तो समधन यम। समधन यम, क्योंकि ये हलंत वाले माँ में बदलाव हुआ है इसका, अंग की बिंदी का। तो संयम का उदाहरण क्या हो जाएगा? विच्छेद। तो करें सम धन यम। क्या बन रहा है बताइए? संयम। उसी प्रकार अहंकार का करिए। अहंकार अहम धन, अहम धन कार। क्या करेंगे? अहम धन कार। तीसरा उदाहरण आपका सन्यासी। क्या करें? सन्यासी। सन्यासी। तो सन्यासी के बाद एक और उदाहरण है संगत। क्या है? संगत। 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 बताइए अंग के नियम में आपका पहला उदाहरण संयम है, जिसका हमने संधि किया है सम धन यम। उसी प्रकार अहंकार का अहम धन कार। क्या लिखेंगे? अहमकार। और उसका जो तीसरा उदाहरण है उसका सन्यासी को हम बदलेंगे समधन। समधन न्यासी। क्या लिखेंगे? समधन न्यासी। समधन न्यासी। करिए सन्यासी। उसी प्रकार समधन गत। क्या करेंगे? समधन गत। समधन गत। तो ये आपके अंग के नियम के उदाहरण हो गए। यानी अंग की बिंदी अगर आती है तो उसको हम माँ में बदलते हैं। किसमें? हलंत के माँ में। तो आपके उदाहरण हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। अगला जो आपका नियम होगा, नियम नंबर 4 होगा। नियम नंबर 4 होगा, वो किसका नियम होगा? छ का नियम। आधा च और छ, यानी कोई ऐसा अगर शब्द आता है तो उसको हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? छ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने अंग की जगह आधा माँ यानी हलंत माँ, उसको मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया। उसी प्रकार चौथा नियम आपका जो होगा वो च, आधा च और छ का नियम होगा। ये हम क्यों इस रूप में बता रहे हैं? क्योंकि नियम के रूप में अगर आपको बताएंगे तो नियम के रूप में सरलता पड़ेगी आपको सीखने में। अगर आपको उदाहरण रूप में अगर हम बताएं तो आप इनके उदाहरण ही लिखते रह जाएंगे, क्योंकि समय उतना नहीं है जितना कि हमको सीखना है। तो उसी प्रकार अगर आपका चौथा नियम की अगर बात करें तो
आधा च और छ, छ बोलेंगे। इस नियम की अगर हम बात करें तो ये आधा च और त, यानी आधा च और छ, यानी हट जाता है इसमें च। क्या होता है? इसमें च हट जाता है। तो इसमें अगर हम नियम के रूप में बात बताएं तो पहले ये उदाहरण के रूप में देखें आप। ये उदाहरण थे आपके नियम नंबर 3 के। तो इसमें क्या करेंगे बताइए? च और छ, यानी छ का नियम, इसमें च हट जाता है। क्या हो जाता है? च हट जाता है। ये च जो हट जाता है तो वो चा की जगह त आ जाता है और छा की जगह स आ जाता है। क्या लिखेंगे बताइए जल्दी? क्या लिखेंगे? चा, चा की जगह त आ जाता है और चा की जगह च हट जाता है इसमें। च, च हट जाता है, हट जाता है। क्या हो गया? च हट जाता है और चा की जगह त आ जाता है। चा की जगह त आ जाता है। क्या आ जाता है? चा की जगह त आ जाता है और छ की जगह स, इसकी जगह स। क्या आ जाता है? स, सीटी वाला सा, सपेरा वाला नहीं। तो इसका उदाहरण, अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण की बात ये है, इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे? अगर इसमें च हट जाता है और छ की जगह स आ जाता है तो उदाहरण बताइए कौन से होंगे? जैसे कि आपका पहला उदाहरण होगा विच्छेद। क्या होगा? विच्छेद, विच्छेद। दूसरा हो गया अनुच्छेद, दूसरा हो गया अनुच्छेद और तीसरा हो गया परिच्छेद। तीसरा लिखेंगे परिच्छेद। क्या लिखेंगे? परिच्छेद। मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर? च हट जाता है, हलंत वाला च, जो इसमें जैसे विच्छेद में अगर हम च की बात करें तो ये च हट जाएगा, च की जगह त लग जाएगा। उसी प्रकार विच्छेद का हम लिखेंगे तो बेधन छेद। क्या लिखेंगे? बेधन छेद। बेधन छेद। तो क्या हो गया इसका? विच्छेद, बेधन छेद। उसी प्रकार अनुधन छेद, अनुच्छेद का अनुधन छेद। च हट जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसी प्रकार जब आपका विच्छेद का हम विच्छेद करेंगे तो ये च हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आगे क्या बनेगा बताइए? बेधन छेद। अब आपका जो आखिरी उदाहरण है इसका, जैसे परिच्छेद, तो परिच्छेद का परिधन छेद, परिधन छेद। ये आपके छ के नियम थे। नियम नंबर 4, व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं। व्यंजन संधि में नियम नंबर 4 है, जिसमें हम च हट जाता है और च की जगह हलंत का ता आ जाता है और छ की जगह स आ जाता है। और उदाहरण 2-3 और बताएंगे आपको, तब तक आप इसको क्लियर करें। तो नियम नंबर 4 में ये जो मैं आपको बता रहा था, इसके भी आपको 2 प्रारूप मैंने बता दें आपको 2 प्रारूप इसमें। जैसे कि नियम ये लिख लें यहाँ पे छ, इस छ को लिखने के बाद नंबर 1 और नंबर 2, ये जो बताया था मैंने अभी, इसको मैं बता रहा था, ये नियम नंबर 1। इसमें भी 2 नियम को लिख सकते हैं और दूसरा इसमें छ होगा, यानी ये नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। इसमें इसको जैसे च हट जाता है इसमें, उसी प्रकार सेकंड वाले में छ। जैसे कि इसको अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो इसका उदाहरण होगा सच्छास्त्र। एक शब्द है सच्छास्त्र। क्या लिखेंगे? सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र।
दूसरा उदाहरण लिखेंगे उच्छ्वास। क्या लिखेंगे? उच्छ्वास। उच्छ्वास। और तीसरा उदाहरण लिखेंगे आप तच्छिव। तच्छिव। अब आप देखिए, च की जगह मैंने बताया था त लगेगा। क्या लगेगा? हलंत ता, यानी आधा ता। तो अब आपको दिख रहा होगा सच्छास्त्र। दोस्तों, ये जो सच्छास्त्र लिखा है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे बताइए? सतधन, सतधन शास्त्र। क्योंकि इसमें आधा च, इसको हम लिखेंगे ता के रूप में। तो सतधन शास्त्र। बताइए, सतधन शास्त्र। सतधन शास्त्र। सतधन शास्त्र। उसी प्रकार उच्चधन वास, यानी उत्धन श्वास। उच्छ्वास, उत्धन, सतधन शास्त्र, उच्छ्वास, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। अगला आपका उदाहरण है तच्छिव। तच्छिव, तत्धन छिव। क्या लिखेंगे? तत्धन शिव। तत्धन शिव। तत्धन शिव। ये आपका बोलेंगे तच्छिव। जैसे कि उच्छ्वास, उत्धन श्वास, उच्छ्वास। सच्छास्त्र, सतधन शास्त्र। तो ये आपका यानी चौथा नियम था, च का नियम। तो उसका मैंने आपको दोनों प्रारूप बता दिए हैं। यानी च, इसका पहले वाले में च हट जाता है और दूसरे वाले में जैसे च की जगह त लग जाता है। तो ये आपका ये वाला नियम नंबर 4 का उदाहरण है। नियम नंबर अगला आपका 5 में स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 5 में बात करें तो स की जगह स आ जाता है। क्या आ जाता है? जो षटकोण वाला सा है उसकी जगह स। क्या? स। तो अगले नियम की बात करें, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 में हम स की जगह स में बदलेंगे। तो नियम नंबर 5 क्या लिखेंगे? नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में ये जो स आएगा आपका, इसको हम इस स में बदलेंगे। क्या लिखेंगे? स को स में बदलेंगे। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो उदाहरण से समझिए। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में आपका जैसे उदाहरण हो जाएगा एक अभिषेक। अभिषेक। क्या होगा? अभिषेक, अभिषेक। और दूसरा उदाहरण होगा आपका विषम। विषम, विषम। उसके बाद सुषमा। क्या लिखेंगे? सुषमा। तो उदाहरण लिखिए। इसका विच्छेद अगर हम करें तो इसका मैंने क्या परिवर्तन बताया? इसका इसमें सा में अभिषेक, ये वाला सा अगर बदलेगा तो अभिधन शेक हो जाएगा। कौन से सा में बदलेगा बताइए? अभिधन शेक। क्या लिखेंगे? अभिधन शेक। उसी प्रकार विषम, बताइए? विधन सम। विधन सम। उसी प्रकार सुषमा। सुषमा का बताइए, जल्दी बताएं? सुधन समा। सुधन समा। तो ये आपका परिवर्तित रूप है नियम नंबर 5 का। अगर हम नियम नंबर 6 की बात करें व्यंजन संधि में, तो नियम नंबर 6 आपका रहेगा जो वो अड़ा की जगह न में परिवर्तन होगा। यानी जो अड़ा वर्ड आएगा वो आपका न में नियम बदलेगा। यानी न में कैसे परिवर्तित होगा? तो नियम नंबर 6 यहाँ डाल के लिख लीजिए। नियम नंबर 6 का अगर उदाहरण, यानी हम अड़ा को ना में बदलेंगे। किसमें? ना में बदलेंगे। ना में बदलेंगे। तो उदाहरण आपका रहेगा, जैसे कि उदाहरण अगर आप उदाहरण की बात करें तो हम एक शब्द है परिणाम। कौन सा? परिणाम। उदाहरण
नियम नंबर 6 में ड़ा को न में बदलेंगे, उसका उदाहरण हम लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए। एक लिख सकते हैं हम जैसे परिणाम, परिणाम। दूसरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परिमाण। ये परिणाम था, ये परिमाण, परिमाण, परिणाम, परिमाण। और कृष्ण भी लिख सकते हैं, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। तो करिए विच्छेद। परिधन नाम, क्या बताया मैंने, अड़ा का नाम में परिवर्तन। तो परिणाम का लिखें परिधन नाम। उसी प्रकार परिमाण, परिधन मान, परिधन मान। इसका अड़ा में न में बदल दिया, क्या बदला, परिधन मान, यानी परिधन मान। अब कृष्ण का आएगा, कृष्ण का क्या बदलेंगे बताइए। कृष्ण, कृष्णधन न, कृष्ण, कृष्णधन न, कृष्ण। तो क्या लिखेंगे, कृष्ण। ये आपके नियम नंबर 6 के बारे में हमने बताया आपको। अब आपको एक नियम और बताएंगे, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 को अगर हम लिखें तो ध लिख सकते हैं, आधा, था और द। उसका अगर हम परिवर्तन रूप करें तो द की जगह त लिख देते हैं। क्या करेंगे, द की जगह ध लिख देते हैं। अगले नियम की बात करें तो जो 7वां नियम है, वो 7वां नियम क्या है। 7वां नियम हम बता रहे हैं, अभी मैंने 6 नियम करा दिए हैं आपको। कितने नियम करा दिए हैं, 6। व्यंजन संधि में आपको मैंने अभी तक 6 नियम करा दिए हैं। पिछले 6 नियमों को मुझे लगता है कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि उदाहरण सहित आपको अच्छी तरह से हमने बताए हैं। अब 7वां नियम आपका व्यंजन संधि का है। जैसे कि हम लिखेंगे नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, इसको हम लिखें। इसमें हम आपको बता रहे हैं जैसे कि ध, यानी 10, यानी जो ध, आधा धा और द होता है, उसको हम दा में परिवर्तित करते हैं। यानी द को हम ता में परिवर्तित करते हैं हलंत लगा के, और जो धाधन होता है उसको हम हा हल में परिवर्तित करते हैं। ये जो इसका नियम है, बस उसी प्रकार हमें उदाहरण में आपको विख्यात करना है कि उदाहरण इसका क्या रहेगा। उदाहरण जो आपका रहेगा, उदाहरण आप उदाहरण समझिए। उदाहरण आपका जैसे उद्धार, क्या लिखेंगे, उद्धार। दूसरा उद्धरण, क्या लिखेंगे, उद्धरण। तीसरा उद्दत, तीसरा क्या, उद्दत। अब हम इसको विच्छेद करें तो उद्धार का बताइए क्या होगा, उत्धन, उत्धन हार। दादवा इसका हमने हलंत ता, हलंत यानी आधा ता। तो उत्धन, उत्धन हार, उत्धन हार। उद्धरण का क्या लिखेंगे, उत्धन हरण, उत्धन हरण, उत्धन हरण। उद्दत का क्या होगा बताइए, उत्धन हत, यानी धा धन का हा में परिवर्तन हो रहा है और द का त में हो रहा है। आपने उदाहरण में देख लिया, उद्धार का उद्धार, उद्धरण का उद्धरण और उद्दत का उतहत। एक शब्द और होता है जैसे कि उधिष्ठर, क्या लिखेंगे, उधिष्ठर। ये आपके उदाहरण हो गए, उधिष्ठर यानी युधिष्ठर, युधिष्ठर। युधिष्ठर के बारे में बात करें तो युधिष्ठर का भी विच्छेद यही रूप होगा, युद्धन स्थिर, युधिष्ठिर, युद्धन स्थिर, स्थिर। तो ये आपके नियम नंबर 7 भी हो गया आपका व्यंजन संधि में। अब आपको हम लेकर चलते हैं विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। जिस प्रकार हमने स्वर संधि को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने व्यंजन संधि को पढ़ा, उसी प्रकार विसर्ग संधि के बारे में जानकारी लेंगे। विसर्ग संधि में भी हम आपको 2, 4, 6 नियम जो भी होंगे
उन नियमों के बारे में बताएंगे। नियमों का अर्थ बस यही होता है, नियम कुछ नहीं है, नियम डाल के ओनली एक परिभाषित रूप में आपको हम इतना बता रहे हैं कि कौन सा नियम कौन सा वर्ड किस वर्ड में बदलता है। उसी प्रकार नियमित रूप से अगर, क्योंकि नियम जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको कौन सा क्या पता पड़ेगा कि कौन से नियम, ये याद करने का एक तरीका है, कौन से नियम में कौन से वर्ड का किस में आपने परिवर्तन किया है। तो वही आपको मैंने उदाहरणों के रूप में बताया है। अब आपको स्वर यानी स्वर संधि भी हो गई, व्यंजन भी हो गई, उसके बाद यहाँ हम डाल लेंगे क्या, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में हम उनको भी हम नियम के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम व्यंजन संधि की जगह विसर्ग संधि। क्या लिखेंगे, विसर्ग संधि। क्या डाल लिया, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के बारे में अगर बात करें तो बताइए विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, बताइए विसर्ग संधि, बताइए जल्दी से विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि को अगर परिभाषित रूप में अगर बताया जाए तो विसर्ग यानी विसर्ग के साथ साथ यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो लिखिए विसर्ग के साथ साथ यानी विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या लिखेंगे, बताइए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, ये क्या है, ये विसर्ग, क्या है, विसर्ग, ये स्वर, ये व्यंजन। क्या लिखेंगे, स्वर व्यंजन, यानी या तो कहें तो विसर्ग के बाद व्यंजन आए या फिर विसर्ग संधि से, यानी विसर्ग संधि की बात अगर हम बात करें तो विसर्ग संधि यानी हमने आपको उदाहरण परिभाषित रूप में आपको क्लियर बता दिया है। उसके बाद अगर हम इसको और डेफिनेशन के रूप में बताना चाहें तो या तो विसर्ग के बाद व्यंजन आए या फिर विसर्ग के पहले, यानी इसमें यही विसर्ग संधि की परिभाषा कहलाती है। तो इसको हम बार बार नहीं लिखाएंगे, आपको मैं लिखा चुका हूं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन, यानी ये तो मैंने इसलिए बताया था, विसर्ग यानी विसर्ग के बाद व्यंजन, यानी विसर्ग के बाद व्यंजन आए या विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए, तो उसको भी हम, इसे भी हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए या फिर विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि यानी विसर्ग यानी को ओ में बदल देते हैं। क्या, बताइए जल्दी से, किस में बदलेंगे विसर्ग संधि को, यानी उदाहरण अगर हम बात करें तो बताइए जल्दी। इसका एक उदाहरण होता है यशोदा। क्या होता है, यशोदा, यशोदा। क्या लिखेंगे, यशोदा। अब बताइए विसर्ग संधि का जिस हिसाब से हमने आपको परिभाषा के रूप में विकार बताया है उस हिसाब से यशोदा का
संधि क्या होगा, यानी इसका विच्छेद क्या होगा, बताइए बताइए जल्दी। यशोदा को इस तरह ना लिख के इस प्रकार लिख सकते हैं, बताइए क्या लिखेंगे, यश धन दा। अब बताइए, अब इसको क्या लिखेंगे, यानी इसमें हमने आपको बताया है जो ये विसर्ग है, क्या है, विसर्ग, विसर्ग की जगह, यानी विसर्ग की जगह क्या बदलते हैं, ओ, यानी विसर्ग को ओ में बदल देते हैं, विसर्ग को ओ में बदल देते हैं, ओ में बदल देते हैं। बदल के देखिए, यशोदा, यश धन दा, तो ये हो जाएगा आपका यशोदा। ये औ की मात्रा जो लगाई थी मैंने, यानी औ में जो परिवर्तित हो रहा है, इस शब्द को आप बदल कर देखिए, यानी विसर्ग को औ में बदल देते हैं। क्या मैंने बताया, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एक शब्द है यशोदा, यश धन दा, तो जो विसर्ग लगा है इसमें विसर्ग को औ में बदल देते हैं। तो इसके बाद अगर जो हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यशोदा, क्या होगा बताइए, यशोदा। समझ में आ गया आपको। उसी प्रकार आपका नियम नंबर 1 पर लेकर चलते हैं हम। ये जो नियम था आपका वो मैंने पहला बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी अगर हम एक और नियम रूप से अगर आपको बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नियम 1। ये जो मैंने अभी यशोदा का उदाहरण दिया था आपको वो भी नियम 1 का था, लेकिन ये हम जो बता रहे हैं वो आपका एक नियमित रूप है, आप क्लियर कर लें। उसके बाद भी हम आपको 1-2 उदाहरण देंगे। आप इसमें लिख सकते हैं, यदि विसर्ग से पूर्व, यानी यदि विसर्ग से पूर्व आ, विसर्ग से पूर्व तथा बाद में, तथा बाद में आ, बाद में आ, अथवा प्रत्येक, अथवा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का चौथा पांचवा, चौथा पांचवा, चौथा पांचवा, यदि विसर्ग से पूर्व आ यानी छोटा आ तथा बाद में आ, अथवा प्रत्येक वर्ग का चौथा तथा पांचवा वर्ग हो, अथवा पांचवा वर्ग हो, अथवा यरलब में से कोई हो, अथवा यरलब में से कोई हो, तो औ को, मतलब यदि यरलब में से कोई हो या फिर चौथा पांचवा वर्ग में से हो, तो इसमें औ के बाद यानी यरलब, इसमें से भी यदि कोई वर्ण हो तो इसको अविसर्ग में बदलते हैं, यानी अविसर्ग, अविसर्ग में बदलते हैं, बदलते हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण एक और दिया था आपको यशोदा का, विसर्ग का हमने औ में बदला था। उसी प्रकार इसमें भी अगर इसकी अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे इसका एक उदाहरण हमारा है अधोगति। क्या है, अधोगति। अधोगति को अगर हम विच्छेद के रूप में लिखेंगे तो अध धन गति, क्या लिखेंगे, अध विसर्ग गति, बताइए, अध धन गति। तो ये जो विसर्ग है इसको औ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अधो गति। ये हमारा पहला नियम था। इस नियम से पहले भी मैंने आपको बताया था यशोदा, यानी यशोदा में यश धन, यश जो यश के बाद जो विसर्ग लगा था, विसर्ग को हमने
औ में बदला था। किस में बदला था? औ में बदला था। उसी प्रकार अधोगति में जो अध के बाद जो विसर्ग लगा है उसको भी हमने औ में बदला है। अधोगति क्या हो गया? अधोगति। विसर्ग को औ में बदलते हैं। अब उसी प्रकार अगले नेक्स्ट नियम की बात करें, जैसे नियम बाद में बताएंगे आपको, एक नियम एक उदाहरण और बताते हैं। तपोगत। क्या? तपोबल। तो क्या होगा तपोबल का? तपो विसर्ग बल। तो इसका हम क्या करेंगे? तपोबल। क्या करेंगे? तप धन, ये यहाँ पे बड़ा अव नहीं होगा, ये यहाँ पे विसर्ग ये होगा, तप धन बल। तो इसको हम लिखेंगे तपोबल। क्या करेंगे? तपोबल। क्योंकि ये विसर्ग का ओ में हमारा इसमें लिखा है, औ में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? विसर्ग को औ में बदलते हैं। तो अगला नियम आपका चालू होगा। दूसरा जो नियम होगा वो च छ स का होगा। किसका होगा? च छ स का होगा। यानी इसी के हिसाब से अगर बताया जाए तो च छ स का यानी स हो जाना, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में च छ स हो तब विसर्ग स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? स में। आप विसर्ग का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। किसका? विसर्ग यानी विसर्ग संधि का दूसरा नियम। पहला नियम आपको दो रूप से आपको मैंने उदाहरण से बता दिया है। पहला नियम आपको जैसे मैंने वो बताया था, क्या नाम है, यशोदा के बारे में, और दूसरा आपको मैंने परिभाषित रूप से बताया था। उसी का आप दूसरा नियम है विसर्ग संधि का। तो नियम डालें, नियम 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2। इसमें क्या होगा? जो च है, छ और स, क्या लिखेंगे? च छ और स क्या लिखेंगे? च छ स। च छ स का स हो जाना, स हो जाना, हो जाना। यानी यदि विसर्ग से पहले क्या लिखेंगे? यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में बताइए, बाद में च और छ और स हो तब विसर्ग स, हलंत स, सपेरा वाला नहीं, सीटी वाला स, इसमें बदल जाता है। किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है, बदल जाता है। क्या लिखेंगे? च छ स का स हो जाना, यदि विसर्ग से पहले स्वर और बाद में च छ स हो तब विसर्ग स में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? उदाहरण लिखिए। उदाहरण क्या लिखेंगे? नेह, यानी विसर्ग चर। क्या लिखेंगे? नेह चर। दूसरा उदाहरण नेह छर। क्या? नेह विसर्ग धन छर। तो आपके दो उदाहरण हो गए। अब इनको हम कैसे परिवर्तित करेंगे बताइए। क्या बताया था मैंने? च छ स हो तब विसर्ग स में बदल जाता है। अब यहाँ पे हम लिखें तो लिखेंगे, इसका उदाहरण का क्या रूप होगा बताइए? निश्चर। तो इसका बन जाएगा निश्चर, निश्चर। अब निच्छर का क्या होगा? निधन छर। इसका होगा निरक्षर। क्या होगा? निरक्षर। तो क्या मैंने बताया? नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में च छ स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? स में। विसर्ग जानते हो क्या है? विसर्ग ये है, विसर्ग का चिन्ह। तो उसी प्रकार दो नियम आपको हमने बता दिए हैं, उदाहरण भी आपको मैंने बता दिया है। नियम नंबर आपका चालू करते हैं 3। चलिए बताइए तीसरा नियम क्या होगा इसका?
विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि के दो नियम आपको क्लियर बता चुके हैं हम, दोनों को उदाहरण सहित बता दिया है। उसी प्रकार तीसरा नियम क्या होगा विसर्ग संधि का, बताइए। विसर्ग संधि का तीसरा नियम, नियम नंबर 3, बताइए जल्दी। जब किसी विसर्ग से पहले, जब किसी विसर्ग से पहले ई हो, क्या हो, ई, छोटा ई हो, क्या लिखेंगे, जब किसी विसर्ग से पहले ई हो, जब किसी विसर्ग से पहले ई हो और तथा बाद में बाद में र हो, क्या हो, बाद में र। किसी विसर्ग से पहले छोटा ई या फिर उसके ई के बाद र हो, क्या लिखेंगे, जब किसी विसर्ग से पहले ई हो तथा बाद में र हो तब विसर्ग विलुप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो लिखेंगे रहो तब विसर्ग क्या हो जाता है, बताइए, विसर्ग विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। विसर्ग विलुप्त हो जाता है तथा उसके बाद छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या लिखा बच्चों, जब किसी विसर्ग से पहले ई हो तथा बाद में र हो तब विसर्ग विलुप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्ग विलुप्त हो जाता है तथा छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। बड़ी ई यानी छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन रूप हो जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, बताइए, उदाहरण, इसका उदाहरण होगा जैसे नीरस, क्या लिखेंगे, ने विसर्ग रस। दूसरा लिखेंगे ने रोग, क्या लिखेंगे, ने विसर्ग रोग, क्या लिखेंगे, ने रोग। तो इसका हमने अभी बताया छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन, तो नीरस इसका हो जाएगा छोटी ई में, ये देखो ये इसका जो विसर्ग है ने, छोटी ई, मैंने क्या बताया, छोटी ई को बड़ी ई में, छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन रोग। तो यहाँ क्या लिखा था, ने विसर्ग रस, तो छोटी ई को बड़ी ई में, तो क्या हो जाएगा, नी रस, नीरस, नीरस में बड़ी ई आएगी, क्या आएगी, बड़ी ई। ने रोग, अगला उदाहरण है ने रोग, ने रोग, इसका भी बड़ी ई में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, नीरोग, क्या लिखेंगे, नीरोग, क्या लिखेंगे, नीरोग। नियम नंबर 3 विसर्ग संधि का, आपको मैंने नियम नंबर 3 करा दिया है जिसमें लिखा हुआ है जब किसी विसर्ग से पहले ई हो तथा बाद में र हो तब विसर्ग विलुप्त हो जाता है और छोटी ई की जगह बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण कहेंगे हम जैसे नीरस का नीरस, और उसके बाद निरोग, दूसरा उदाहरण निरोग को क्या लिखेंगे, नीरोग, विसर्ग का नीरोग, किसमें परिवर्तन, छोटी ई का बड़ी ई में। तो आप अभी तक आपने 3 नियम पढ़े हैं और 2-3 नियम और हैं, उनके भी बारे में जानेंगे। क्लास को आप पूरा देखते रहें, क्लास को आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और इस क्लास को शेयर भी करते रहें जिससे कि किसी और का भी, आपके भाई बहन का भला हो। तो इस क्लास को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और किसी भी प्रकार से कोई भी कमेंट करना हो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगला नियम आपका नियम नंबर 4 यहाँ डालें,
नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 कहता है विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना। तो नियम नंबर चौथा, 3 नियम आपके हो चुके हैं। नियम नंबर चौथा क्या है? नियम नंबर चौथा, नियम नंबर चौथे में कोई ज्यादा कुछ नहीं है, यानी जो विसर्ग है विसर्ग की जगह पे र हो जाता है। परिवर्तन की अगर बात करें तो विसर्ग की जगह र हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? लिखिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, विसर्ग, विसर्ग की जगह, विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग का रा में बदल जाना, बदल जाना। तो कैसे होगा? उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण, उदाहरण होगा नेह धारण, नेह विसर्ग धारण। क्या होगा? नेह धारण, नेह धारण। दूसरा होगा नेह प्लस धन। क्या होगा? नेह धन। ये आपको बनाना है, अभी मैं भी बताऊंगा आपको बनाने बना के। तीसरा आशीर्वाद, बाद। तो करिए, इनको मैंने अभी बताया था विसर्ग की जगह पे र में बदल जाना, र में बदल जाना। तो क्या लिखेंगे? निर्धारण। जो उदाहरण है आपका निर्धारण, उसको हम लिखेंगे निर्धारण, निर्धारण। दूसरा आपका जो उदाहरण है उसको हम किस रूप में बदलेंगे? निर्धन, निर्धन। र में बदल रहा है ना, तो इसको लिखेंगे निर्धन। तीसरा है आपका आशीर्वाद, तो इसको लिख लेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद। क्या लिखेंगे? आशीर्वाद। ये आपका नियम नंबर 4 हो गया। उसी प्रकार नियम नंबर 5 की अगर बात करें तो नियम नंबर 5 लिख लीजिए। नियम नंबर 5, इसमें क्या करेंगे? विसर्ग के बाद क ख लिख ले। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क ख, क ख यानी ट और ठ यानी पा और फ और पहले, पहले ई उ हो, ई उ हो, तब विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है, स में बदलता है, स में बदलता है। कैसे बदलता है? एक फॉर्मूला है, जैसे क्या मैंने बताया? ई और उ, ई उ प्लस विसर्ग प्लस का ख ट ठ, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यानी इसके हिसाब से अगर आप बदल सकते हैं तो देखिए ये जो विसर्ग है, विसर्ग, इसको अगर हम बदलेंगे तो किस में बदलेंगे बताइए? स में, स में बदलता है। क्या? स में बदलता है। किस में बदलता है? विसर्ग स में बदलता है। कैसे बदलता है? तो उदाहरण लिखिए। उदाहरण, उदाहरण जैसे पहला उदाहरण है निह प्राण, निह, निह धन प्राण। दूसरा हो गया दो, का उदाहरण क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया? विसर्ग को स में बदलते हैं, तो निह प्राण, विसर्ग की जगह स आ जाएगा अलंत वाला, तो हो जाएगा आपका निष्प्राण। क्या हो जाएगा? निष्प्राण।
बताइए क्या हो जाएगा, निष्प्राण। उसी प्रकार दुष्फल, दुष्फल क्या हो जाएगा, दुष्फल। ये आपके नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। पांचवें नियम में बताया था क ख ट ठ प फ और पहले ई उ हो तब विसर्ग में स में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। चौथे नियम में विसर्ग की जगह र में बदल जाना। तो उदाहरण आपको करा दिए हैं, दोनों के उदाहरण करा दिए हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि के 5 नियम हो चुके हैं। आपका एक आखिरी नियम और है। नियम तो काफी होते हैं लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। तो आपका छठवां जो नियम है, छठवां नियम विसर्ग मतलब विसर्ग के बाद त और स से होने वाले रूप के बारे में बताएंगे। तो ये आपके 4 और 5 हो गए। एक आखिरी नियम बचता है, वो भी कर लें आप। तो लिखेंगे नियम नंबर 5। आपका आखिरी नियम बचता है नियम नंबर 6, नियम नंबर 6। यही आखिरी नियम है। नियम काफी हैं, हमने आपको बता दिया। इम्पोर्टेंट नियम जितनी भी आपकी यानी एग्जाम के रूप में अगर चर्चा होगी वो इतने ही नियम में होगी। तो विसर्ग संधि का आपका नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कहता है देख लीजिए। नियम नंबर 6, इसमें विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद लिखिए, विसर्ग के बाद त और स होने से, त और स होने से, त और स होने से विसर्ग को स में बदल जाना। यानी विसर्ग का स में, विसर्ग का स में बदल जाना, बदल जाना। तो लिखिए किसमें बदल जाना, ये जो विसर्ग है इसका जो परिवर्तन होगा वो समय होगा, समय परिवर्तन, परिवर्तन। तो उदाहरण लिखें, उदाहरण नंबर 1 बताइए, नमस्ते। अगर आप किसी से नमस्ते करते हैं तो क्या है, नमस्ते। नमस्ते का एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, नमः यानी नमः विसर्ग धन ते, उसके बाद दुह विसर्ग साहस, साहस। ये उदाहरण नंबर 2 है। तो चलिए बताइए, बहुत ही सरल सा आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट में आप लिख दीजिए। पूरी क्लास होने के बाद कम से कम आप इतना तो उदाहरण दे ही सकते हैं। तो बताइए, छठवां नियम है विसर्ग के बाद त और स होने से, विसर्ग के बाद त और स होने से विसर्ग की जगह स में बदल जाता है। तो उदाहरण लिखिए, नमः धन ते यानी नमः विसर्ग धन ते, इसको किस में बदलेंगे, नमस्ते यानी स में। तो लिखिए नमस्ते, क्या लिखेंगे, नमस्ते। उसी प्रकार दोहधन साहस, इसका हो जाएगा दुस्साहस। क्या हो जाएगा, दुस्साहस। ये आपका विसर्ग संधि का छठवां नियम था। आपको हमने संधि स्टार्ट की थी पिछले टॉपिक यानी पिछले क्लास में कराई थी, संधियों के बारे में शुरुआत की थी। ये आपका दूसरा टॉपिक था यानी दूसरे दिन का टॉपिक था। आपको हमने संधियां कितने प्रकार की होती हैं, संधियों में कितने कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार के बारे में बताया है। जैसे कि आपको मैंने स्वर संधि के बारे में बताया था, स्वर संधि में 5 संधियां होती हैं। उसके बाद विसर्ग संधि यानी इससे भी पहले आपको व्यंजन संधि बता दी। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों के बारे में आपको मैंने उदाहरण सहित आपकी पूरी क्लास हमने कंप्लीट करा दी है। तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरे नियमों के बारे में, एक एक नियम के बारे में, एक एक उदाहरण के बारे में सभी नियम क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद हम आपसे आशा करते हैं क्लास में बने रहें और अच्छी तरह से अपना
विशेष ध्यान रखें और अपना परीक्षा के जो परीक्षा आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो बहुत ही बड़ी भर्ती है आज के समय में आने वाली, तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहें और बहुत ही मेहनत से तैयारी करें, क्योंकि उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा बैठने वाले हैं इस बार। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखें। और इसी के साथ आपका नया टॉपिक अगले क्लास में स्टार्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।